महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 12, बातों का जादू। दोपहर का वक्त था और सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तब स्नेहा ने देखा कि शिवांश वापस से नदारद था। जब से वह देवयानी जी के साथ बातें करके अपने कमरे में गया, तब से ही नीचे नहीं आया था। एक बात देवयानी जी भी जानती थी और ये भी जानती थी कि अब वह खाना खाने भी नहीं आएगा, तो उन्होंने विश्वराज जी के सामने शिवांश का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि वह पहले से गुस्से में थे। कल की तैयारियों के बीच विश्वराज जी को भी ध्यान नहीं रहा कि शिवांश आज फिर से खाने के समय सभी के बीच नहीं था। सभी लोग खाना खाकर इधर उधर हो गए। स्नेहा अपनी प्लेट लेकर किचन में आई तो देखा कि देवयानी जी खाने की प्लेट साफ कर रही थी। स्नेहा को किचन में आए देख देवयानी जी ने तुरंत पूछा, बेटा मेरा एक काम करोगी? कहिए ना आंटी, इसमें पूछना कैसा? स्नेहा ने तुरंत कहा, ये खाना शिवांश को देकर आओ ना प्लीज़, वो मुझसे थोड़ा नाराज है तो खाना खाने नहीं आया। देवयानी जी ने खाने की प्लेट स्नेहा के हाथों में थमाते हुए कहा। स्नेहा मन ही मन सोचने लगी, अब उस बिगड़े शहजादे के कमरे में जाना होगा। हाय रे महादेव, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? अब आंटी को मना भी नहीं कर सकती और उनके सामने जाना भी नहीं चाहती। अब इस झंझट से कैसे निकलूं? क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? देवयानी जी के आवाज़ से स्नेहा जैसे नींद से जागी। दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूँ ना, स्नेहा ने कहा और सोचते हुए ही किचन से बाहर चली आई। वह नीचे सीढ़ियों पर खड़ी ऊपर की ओर देखते हुए शिवांश के कमरे में जाए या नहीं ये सोच रही थी कि आकाश पर नज़र पड़ते ही उसने जल्दी से उसके पास आकर कहा, अक्कू मेरा एक काम करोगे? अरे तुम तो हुक्म करो, हम कुछ भी करेंगे, आकाश ने तुरंत कहा। एक खाना अपने भाई के लिए ले जाओ ना प्लीज़, स्नेहा ने मासूम सी शक्ल बनाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आकाश ने अचानक से अपनी जगह से उछलकर कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने क्या कभी ऐसा सुना है कि इंसान खुद शेर के मुंह में हाथ डालने जाए? नहीं ना, तो फिर तुम मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हो? वैसे भी जब से भाई के सामने तुम्हारी तारीफों के बोल बांधे हैं, तब से भाई मुझे ऐसे घूर कर देखते हैं मानो मौका मिलते ही मुझे कच्चा चबा जाए, और तुम कह रही हो कि ऐसा मौका मैं उन्हें सामने से दूं? लेकिन मैं भी तो नहीं जा सकती। कल जो कांड किया उसके बाद उनके सामने अकेले जाना मतलब वो ताने देने का मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी कि आकाश ने उसका कंधा थपथपाकर कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम अकेले जा नहीं सकते, मगर मेरे साथ तो चल सकते हो ना, स्नेहा ने तुरंत कहा। ना बाबा ना, भाई का क्या भरोसा, वो तो तुम्हारे सामने भी मेरी पिटाई कर दे। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम ही जाओ, कहकर आकाश तुरंत वहां से भाग गया। स्नेहा के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए महादेव का नाम लिया और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली आई, मगर यहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी जाना तो था ही। वह हिम्मत कर आगे बढ़ी और शिवांश के कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला ही था। शिवांश अंदर फोन पर बात कर रहा था। सॉरी ईशू, आगे से ऐसा नहीं होगा, लास्ट बार माफ़ कर दो। तुम तो जानती हो उस लड़की को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है, तो हो गई उससे गलती, अब उस बात पे मिट्टी पाओ। शिवांश इतना कहकर पलटा ही था कि उसका ध्यान दरवाजे पर खड़ी स्नेहा की ओर चला गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर शिवांश ने गोल काट कर स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा को अपने ऊपर शिवांश की नज़रें महसूस हुई तो वह अंदर आ गई। शिवांश ने धीरे से कहा, वो दरअसल ईशू ने सामने से कॉल किया तो बात करनी पड़ी। उसने मुझसे सॉरी भी कहा कि अब कभी माँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेगी। अब कोई दिल से सॉरी कहे तो माफ़ तो करना ही चाहिए ना। मैंने आपसे कुछ पूछा, स्नेहा ने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा। फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? खैर, आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिए, स्नेहा ने खाने की प्लेट खिड़की के पास पड़े टेबल पर रखते हुए कहा।
खाना रखकर वह पलटी और जाने लगी कि 1-2 कदम चलकर ही बिना पलटे ही उसने कहा, आपने सही कहा, मैं इसिका को ज़्यादा नहीं जानती, मगर आप तो जानते हैं। लोगों की आंखों में देखकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तो क्या इसिका की आंखों में देखकर उसके मन की बातें नहीं जान पाते? घर में वह किसी को पसंद नहीं है, तो कोई तो रीज़न होगा। जब आपका परिवार में एक अनजान हूँ फिर भी मुझसे इतना प्यार करता है, तो इसिका तो आपकी दोस्त है, तो उन्हें तो मुझसे ज़्यादा प्यार और ज़्यादा मान मिलना चाहिए, मगर नहीं मिलता। तो ज़रूर कोई बड़ी वजह रही होगी। आगे आप खुद समझदार है। अब मैं चलती हूँ। नीचे दीदी की शादी की तैयारियाँ चल रही है। हो सके तो उनकी शादी तक सारी नाराज़गी छोड़कर सभी रस्मों में पूरे मन और दिल से शामिल होना, कहकर स्नेहा तुरंत चली गई। शिवांश काफ़ी देर तक उसी तरह खड़ा स्नेहा की बातों के बारे में सोचता रहा। उसकी बातों का जादू ही कुछ ऐसा था। कुछ देर बाद वो अचानक से सिर झटक कर खाना खाने बैठ गया। शिवांश के कमरे से बाहर आकर स्नेहा ने चैन की सांस ली। फिर वह तुरंत नीचे बाकी सबके बीच चली आई। कुछ देर बाद शिवांश भी नीचे चला आया। वह चुपचाप आकर सभी के बीच बैठ गया। देवयानी जी ने शिवांश की तरफ देखकर कहा, शिवा, कल तिलक के लिए विक्रम के घर जाना है, तो कल कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। जी माँ, शिवांश ने कहा। वैदेही स्नेहा को अपने फ़ोन में अपनी शादी के लहंगे के फ़ोटो दिखा रही थी, जो कि राजपूती था। अब शादी राजपूतों की लड़की की हो रही थी, तो कपड़ों में भी राजपूती शान झलकनी चाहिए ना। स्नेहा के लिए यह पहला अवसर था कि वह राजपूती शादी में शामिल होने जा रही थी। ऐसे तो वह बहुत एक्साइटेड थी, मगर बस शिवांश को देखकर नर्वस हो जाती। अब तो वह शिवांश से बचकर ही रहती थी। जब से उसने जाना था कि शिवांश आंखें देखकर मन का हाल जान जाता है, जब भी स्नेहा उससे बात करती या तो उसे पीठ दिखाए खड़ी रहती और सामने होती तो नजरें झुकाए खड़ी रहती। राठौड़ निवास बहुत बड़ा था, तो विश्वराज जी ने शादी घर पर ही रखी थी। आज से ही शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। कामों के बीच विश्वराज जी ने शिवांश को देखा तो उसे साइड में आने का इशारा किया। शिवांश जैसे ही उनके सामने आया, विश्वराज जी ने तुरंत पूछा, शादी में तुमने इसिका को बुलाने के बारे में तो नहीं सोचा ना? मैं नहीं बुलाऊंगा तो भी वह आएगी, शिवांश ने नजरें झुकाए कहा। तो मना कर दो। अगर उसकी वजह से शादी में कोई तमाशा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके साथ साथ तुम्हें भी राठौड़ निवास से बाहर फिकवा दूंगा, विश्वराज जी ने सख्त आवाज में कहा और चले गए। शिवांश जिस तरफ विश्वराज जी गए उस तरफ देखते हुए बड़बड़ाने लगा। शिवांश बेटा, बहुत बुरे फंसे हो। एक तरफ ईसु है, जो जब से शादी की तारीख निकली है तब से तैयारियां कर रही है। एक तरफ पापा है, जो उसे ही शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। मन तो कर रहा है यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, कम से कम ये मुसीबत तो खत्म हो। बड़बड़ाते हुए वह बाहर चला गया। हे नेहू, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वैसे भाई को खाना देने गई थी, उन्होंने कुछ कहा क्या? आकाश ने अचानक से पीछे से आकर पूछा। स्नेहा सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। वह आकाश की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ पलटी और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, क्या आपको, तुम भी डरा दिया मुझे। और तुम्हारे भाई मुझे भला क्या कहेंगे? खाने देने गई थी, ताना नहीं जो वो कुछ कहते। कहकर वह पलटी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आकाश ने स्नेहा के पीछे पीछे आते हुए कहा, ओए सुनो तो सही, अनिका बता रही थी तुम कहानियाँ लिखती हो और उन्हें अपने पैसों से पब्लिश करा सको, इसके लिए जॉब ढूंढ रही हो। तो मैं इस बारे में भाई से बात करूं क्या? भाई इसमें कुछ कर सकते हैं। स्नेहा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एकदम से पलटी और गुस्से में भड़क कर कहा, क्यों? दुनिया में एकलौते तुम्हारे ही भाई है जो मुझे जॉब दिलवा सकते हैं। फिर मुझे बनारस में जॉब नहीं करनी है, मैं गुजरात में ही कहीं जॉब ढूंढ लूँगी। पता नहीं आप सब हर वक्त भाई भाई क्यों करते रहते हो, जैसे उनके बिना मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि मेरे बिना उनका कोई काम नहीं हो सकता। आकाश आंखें फाड़े स्नेहा को देख रहा था। जब उसने बोलना बंद किया तो आकाश ने कहा,
वो तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैं तो आशुतोष भाई से बात करने की बात कर रहा था। शायद तुम्हें लगा मैं शिवांश भाई की बात कर रहा हूँ। स्नेहा ने सुना तो तुरंत आंखें बंद कर खुद को शांत किया और आंखें खोलकर कहा, सॉरी, मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। वो छोड़ो, तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हारे बिना भाई का कोई काम नहीं होता। ऐसा तुमने उनके लिए क्या कर दिया? आकाश ने अचानक से पूछा। वो तो मैंने यूं ही कह दिया। मैं भला उनके लिए क्या करूँगी? स्नेहा ने नजरें चुराते हुए कहा। आकाश ने मन ही मन कहा, तुमने क्या किया वो मुझे अच्छे से पता है। खैर, तुम्हें नहीं बताना ना सही। आकाश को खोए हुए देख वह और कुछ कहे या पूछे उससे पहले स्नेहा वहां से खिसक ली। आकाश सीटी बजाते हुए नीचे चला आया। शिवांश गार्डन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। वैदेही आकर उसके पास खड़ी हो गई, जिसका उसे पता भी नहीं चला। उसने शिवांश के दोनों कंधे पकड़े और उसे गार्डन के झूले पर बिठाकर पूछा, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? पापा ने इशिका को शादी में आने से मना करने के लिए कहा है। शिवांश ने मुंह लटका कर कहा, यार ये इशिका पुराण कब बंद होगा आपका? उसके चक्कर में तो पापा अब हर वक्त आपसे नाराज रहने लगे हैं। वैदेही ने अपना सिर पकड़कर कहा। शिवांश ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा, सॉरी। अपना सॉरी पापा के लिए बचा कर रखिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पापा से मैं बात कर लूँगी, मगर इशिका शादी में कोई गड़बड़ ना करे, उसकी जिम्मेदारी आपकी। शादी में लड़की के भाई होने के नाते आपके बहुत से काम होंगे। उन्हें और इशिका दोनों को मैनेज कर लेंगे ना? वैदेही ने पूछा। कर लूँगा, थैंक यू। शिवांश ने खुश होकर वैदेही के गले लगकर कहा। अब अंदर चलिए, दादू आपको बुला रहे थे। वैदेही ने कहा तो शिवांश उसके साथ अंदर चला आया। दादू हॉल में ही बैठे थे। शिवांश उनके पास चला आया। वैदेही को राजेश्वरी जी ने बुला लिया तो वह उनके पास चली गई। देवयानी जी फोन पर किसी के साथ बातें कर रही थी। तभी आकाश ने आकर कहा, बड़ी माँ, आज तो संडे है तो डिनर में मेरी फेवरेट फिश करी बनाना। शिवांश ने सुना तो एकदम से कहा, आज से इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। आकाश आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा और पूछा, पर क्यों? हम राजपूत हैं, ये भूल गए क्या भाई? वैसे भी हमारे यहाँ रोज नहीं पर हर संडे को नॉनवेज बनता है, मगर अब नहीं बनेगा। शिवांश ने सख्ती से कहा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बनेगा? आकाश ने तुरंत पूछा। क्योंकि नेहू वेजिटेरियन है, इसलिए अब जिसको भी नॉनवेज खाना हो वह बाहर जाकर खाएगा, या फिर जब नेहू घर से बाहर हो तब। आज से नॉनवेज के बर्तन भी किचन में अलग ही रहेंगे, देवयानी जी ने कहा। ओह, तो ये बात है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकाश ने शिवांश की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। शिवांश ने आकाश को घूरते हुए पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, बस वही, आकाश ने मुस्कुराते हुए ही कहा और वहां से भाग गया। ये इस घर में आज सभी को हो क्या गया है, जिसे देखो बत्ती सी फाड़ रहा है? शिवांश ने सिर खुजलाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। क्योंकि स्नेहा बिटिया के आने से घर का माहौल ही बदल गया है। सब खुश रहने लगे हैं, जैसे 5 साल पहले हुआ करते थे, दादू ने कहा। तो शिवांश हैरानी से उन्हें देखने लगा, फिर उनके पास आकर बैठकर कहा, मगर वो जिंदगी भर के लिए यहाँ नहीं रहने वाली। उसके जाने के बाद क्या सब वापस से पहले जैसा हो जाएगा? दादू ने एकदम से कहा। तो रोक ले उसे। शिवांश ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? जो तूने सुना वही कह रहा हूँ। जितनी जल्दी समझ जा उतना ही अच्छा है। दादू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा और शिवांश को हैरान परेशान छोड़कर उठकर अपने कमरे में चले गए। शिवांश काफी देर तक दादू की बातों का मतलब समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उल्टा जितना सोचता उतना ज्यादा उलझ जाता। स्नेहा के इस घर में आते ही सब अजीब ही बर्ताव करने लगे थे। स्नेहा के बारे में सोचते हुए शिवांश की नज़र सामने से आती स्नेहा की तरफ चली गई। वह उठकर जैसे ही स्नेहा की तरफ बढ़ा, स्नेहा तुरंत भागकर किचन में चली गई। अब इसे क्या हो गया?
शिवांश खड़ा अपना सिर खुजलाते हुए सोचने लगा। स्नेहा ने किचन में आकर चैन की सांस ली। किचन में देवयानी जी और राजेश्वरी जी खाना बना रही थी। स्नेहा उनकी हेल्प करने लगी ताकि वह शिवांश से बच सके। घर में सभी को स्नेहा के हाथों का खाना बहुत पसंद आता था। स्नेहा के हाथों में अलग ही स्वाद था और वह खाना भी बहुत चाव से बनाती थी। तो अब देवयानी जी उसे खाना बनाने से नहीं रोकती थी। बेटा, आकाश ने कहा है कि उसके लिए आज गुजरात का स्पेशल ऊंधियू बनाना, राजेश्वरी जी ने कहा। उसे ये सब कैसे पता? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। वो गूगल पर गुजरात की स्पेशल डिशेस के बारे में सर्च कर रहा था तो उसी में से पता चला। उसने तो एक पूरी लिस्ट बना रखी है। कह रहा था कि जब तक नेहू है तब तक गुजरात की सारी स्पेशल डिशेस तुमसे बनवा कर खाएगा, राजेश्वरी जी ने कहा तो स्नेहा हंसने लगी। स्नेहा तुरंत ऊंधियू बनाने की तैयारी करने लगी। आकाश शिवांश की तरह ज़्यादातर नॉनवेज खाना ही खाता था, मगर उसे स्नेहा के हाथों से बना गुजराती स्टाइल खाना पसंद आया था। वैसे भी वह अनिका और शिवांश खाने के शौकीन थे, तो स्नेहा को भी उन्हें खाना बनाकर खिलाना अच्छा लगता था। आज फिर स्नेहा के हाथों से बने ऊंधियू की खुशबू से पूरा राठौड़ निवास महक उठा था। आकाश तो खुशबू लेते हुए किचन तक पहुंच गया। यार, बहुत भूख लगी है, नेहू जल्दी खाना लगाओ, आकाश ने आते ही पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा। आकाश की हरकतों से स्नेहा की हंसी छूट गई। उसने तुरंत कहा, पहले हाथ धोकर बाहर तो बैठो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। आकाश तुरंत हाथ धोकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाकी सब भी आ गए। स्नेहा ने आज अपने हाथों से सभी को ऊंधियू परोसा। अभी तो शिवांश भी मौजूद था। वह आकाश के पास ही बैठा था। स्नेहा ने उसकी प्लेट में भी ऊंधियू रखा। शिवांश आखिरी बचा था तो स्नेहा जैसे ही ऊंधियू परोसकर जाने लगी, आकाश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम भी बैठ जाओ, बाकी खाना नौकर परोस देंगे। स्नेहा ने अनिका की ओर देखा तो उसके पास आज वैदे ही बैठ गई थी। बाकी सभी कुर्सियों पर भी परिवार के दूसरे लोग बैठे हुए थे। एक शिवांश के पास वाली कुर्सी ही खाली थी। ये देख स्नेहा सोच ही रही थी कि वहाँ बैठूं या नहीं, तभी शिवांश ने धीरे से कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हाथों से बना खाना ही खाऊंगा, तुम्हें नहीं। शिवांश की बात सुनकर स्नेहा ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। तभी आकाश ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। स्नेहा आकाश और शिवांश के बीच में बैठी थी। नौकरों ने बाकी का खाना परोस दिया तो सभी लोग खाने लगे। आज भी सभी ने स्नेहा के हाथों से बने ऊंधियू की तारीफ की। स्नेहा बस सभी की तारीफ सुनकर मुस्कुराती रही। नेहू यार, भाई ने अच्छा किया कि आज घर में नॉनवेज बनाने से मना कर दिया। इसी बहाने हमें ये स्वादिष्ट ऊंधियू खाने का मौका मिल गया। आकाश ने जैसे ही कहा, स्नेहा की गर्दन शिवांश की तरफ घूम गई और आंखें हैरानी से फैलकर बड़ी हो गई। जबकि शिवांश गर्दन झुकाए खाना खा रहा था, मगर वह स्नेहा की नज़रें खुद पर महसूस कर पा रहा था। फिर भी चुप था और स्नेहा की तरफ देख भी नहीं रहा था। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 12वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।